नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी, टेलीविज़न की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही और उन खबरों से आपका वास्ता क्या है। प्रेस वार्ता में आज हम उन तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे जो हर खास व आम के बीच में चर्चा का विषय रही है, चाहे वो राजनीति से जुड़ी खबर हो, समाज से जुड़ी खबर हो, स्वास्थ्य, शिक्षा या आपके दैनिक जीवन से जुड़ी खबर हो, या फिर मौसम, मानसून या बारिश से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स हो, तमाम बड़ी खबर है। ये सभी खबरें आपको जानना है। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ में जुड़ गए हैं हमारे एडिटर सूरज पाठक जी, स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी, लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी और हरिद्वार ब्यूरो अर्चना धींगरा जी। आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले हमारे एडिटर सूरज पाठक जी के पास आना चाहूँगा। सूरज जी, आज की वो अंतर्राष्ट्रीय और बड़ी खबरें कौन सी है जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी है और क्यों बनी है? बिल्कुल विनीत, मैं कुछ खबरों का ज़िक्र करना चाहूँगा जिसमें सबसे पहली खबर है यूक्रेन से, क्योंकि यूक्रेन के कीव में सबसे बड़ा हमला अब तक का किया गया है और मैं बताना चाहूँगा कि 2 साल का सबसे बड़ा हमला है। 2 साल में पहली बार इतना बड़ा हमला किया गया है जिसमें बच्चों के अस्पताल पर रूसी बमबारी की गई है और इसमें 31 बच्चों की मौत हुई। यूक्रेन की राजधानी कीव में सबसे बड़ा जो कैंसर अस्पताल है बच्चों का, ओक मातिल पर रूस ने बमबारी की है और इस हमले में 31 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 112 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि 2 साल का सबसे बड़ा यह हमला है जिसमें बदहवास लोग बच्चों को लेकर इधर उधर भागते दिखाई दिए हैं। इस हमले में कैंसर अस्पताल का जो टॉक्सिकोलॉजी वार्ड है वो पूरी तरह तबाह हो गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की हैं, जेलेंस्की ने कहा है कि रूस का अब तक का सबसे बड़ा यह हमला है और जेलेंस्की ने कहा है कि युद्ध अपराधों के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया जाए। हालांकि जेलेंस्की आज वॉशिंगटन में होने वाले नाटो की बैठक में शामिल होंगे और यूक्रेन मुद्दे पर का मुद्दा वो उठाएंगे और उस पर चर्चा की जाएगी। दूसरी तरफ बात करूं मैं फ्रांस से, एक खबर है जहां पर पहले चरण में सबसे आगे रही दक्षिणपंथी नेशनल रैली अब तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। वहां चुनाव परिणाम जो सामने आए हैं उन चुनाव परिणामों ने एक बार सबको स्तब्ध सा कर दिया है, क्योंकि वाम दलों ने 1 माह पहले एक फ्रंट बनाया था और जब वो फ्रंट अभी हाल ही में बना है और वोट कटने से रोकने के लिए 130 प्रत्याशी हटाए गए थे। तो फ्रांस के संसदीय चुनावों के दूसरे चरण के जो नतीजे आए हैं और नतीजे आने के बाद में दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी के मुख्यालय पर सन्नाटा है। वहीं पहले चरण से दूसरे स्थान पर रहने वाले जो वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट है, जिसे जो एनपीएफ के कार्यकर्ता जोश में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपनी रणनीति और बेहतर तालमेल के चलते न सिर्फ मरीन ली पेन को नेशनल पार्टी को तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया, बल्कि यूरोपीय संसद के लिए वोटिंग में दक्षिणपंथी नेशनल रैली को बढ़त के बाद एनसेम्बल पार्टी के जो राष्ट्रपति हैं एमानुएल मैक्रो ने 9 जून को संसदीय चुनाव की घोषणा कर दी। तो एक तरफ जहां बात की जा रही है फ्रांस के चुनावों की, क्योंकि फ्रांस के चुनाव में हंग, जैसा कि कल ये बताया था चर्चा में कि हंग असेंबली के आसार हैं और हंग असेंबली ही इस बार वहां पर आई है। हालांकि पहली बार है जब 4 वामपंथी पार्टी एक साथ आई हैं और 10 जून को एनपीए बनाया गया था। दूसरी तरफ अब देखना होगा कि कौन किसके समर्थन में है, क्योंकि यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि वामपंथी जो हैं उनका पल्ला यहाँ पर भारी दिखाई दे रहा है। अब ऐसी स्थिति में देखा जाएगा कि सरकार गठन को लेकर के किसकी क्या रणनीति होती है। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंचे हैं, वहां पर उनका स्वागत किया गया है। भारत और रूस की शिखर वार्ता आज होने वाली है। कई मुद्दों पर चर्चा होगी, हालांकि जैसे कि यूक्रेन मुद्दे को लेकर के जो बयान आया था रूस के राष्ट्रपति का, तो उसको लेकर के भी देखना है कि किस तरह का क्या पक्ष रखा जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर हैं और रूस पहुंचे हैं। मॉस्को पहुंचने पर रूस के डिप्टी पीएम जो हैं डेनिस मांतुरोव, उन्होंने उनकी अगवानी की है और उसके बाद में राष्ट्रपति जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नोवो ओगारेवो स्थित आवास पर मुलाकात की है। दोनों ने चाय पर अनौपचारिक चर्चा की और आज जो शिखर वार्ता होनी है उस शिखर वार्ता में के मुद्दों को लेकर के तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं कि किन किन मुद्दों पर वहाँ बात होती है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद पीएम पहली बार रूस गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के साथ यूक्रेन संघर्ष के वाकई समाधान पर जोर देने की बात कही जा रही है। बात करूं मैं कुछ ऐसी खबरों की कि जहां एक तरफ मणिपुर त्रासदी को लेकर के राहुल गांधी का कल असम दौरा रहा, मणिपुर दौरा रहा, उसको लेकर के तमाम सियासी गलियारों में चर्चाएं रही हैं कि जहां राहुल गांधी ने
जो राजनीति के तहत बात कही जा रही है कि ये इनका सियासी दौरा है, ये संवेदनाओं के तहत नहीं है। हालांकि जो बाढ़ पीड़ित हैं उनसे मिले हैं, मणिपुर में हिंसा पीड़ितों से भी राहुल गांधी की मुलाकात हुई है। यहाँ एक बात का और जिक्र करना चाहूंगा मैं, जिस तरह से देखा जा रहा था कि संदेश खाली मामले को लेकर के ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, और उस याचिका में कहा जा रहा था कि जो सीबीआई जांच की जा रही है उस सीबीआई को जांच को रोका जाए। लेकिन यहाँ एक बात सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सीबीआई की जांच जारी थी और जारी रहेगी, सीबीआई जांच रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता है। और खबर की बात करूं जिसकी चर्चा रही है, और वो खबर है न्यूज से जुड़ी हुई, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी इस मामले को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट में जिन 38 याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी, उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि पेपर लीक हुआ है तो विचार करना होगा कि परीक्षा रद्द की जाए या ना की जाए, क्योंकि यदि सोशल मीडिया पर पेपर आ गया है तो फिर ये कितने बच्चों के हाथ में लगा होगा, कितने अभ्यर्थियों के हाथ में लगा होगा, इसकी गणना करना मुश्किल है कि किस किस तक यह पेपर पहुंचा है। यदि 4 मई को टेलीग्राम पर पेपर लीक हुआ है, इसका वीडियो बताया जा रहा है, तो परीक्षा रद्द करने पर सोचना होगा, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा हाथों में पहुंचा होगा। अंतिम खबर की मैं बात करना चाहूंगा कि जहां ये खबर जो है कुलग्राम से है। यहाँ पहले जब हमने देखा कि 6 आतंकियों का सफाया किया था, उन्होंने उस घटना का बदला लेने के लिए देखा कि घात लगा करके सैनिकों पर हमले किए हैं। दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा कि जिस जम्मू संभाग में सेना ने 20 साल पहले आतंक का सफाया कर दिया था, वहां फिर आतंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आतंकियों ने कठुआ जिले के मछेड़ी क्षेत्र में सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया, और आतंकियों ने पहाड़ी से आर्मी ट्रक पर पहले ग्रेनेड फेंके और फिर उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें ट्रक में सवार सेना के एक जूनियर कमीशन ऑफिसर सहित 10 जवान घायल हो गए हैं। बाद में इनमें से 5 ने दम तोड़ दिया। हालांकि 5 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। यह हमला दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में हुई मुठभेड़ के ठीक 24 घंटे बाद हुआ, जिसमें 6 आतंकवादी मारे गए, जबकि जो 2 जवान शहीद हुए थे। मैं बताऊं कि यह जो बताया जा रहा है कि 3:30 बजे कठुआ से 150 किलोमीटर दूर खिल्ली मल्हार रोड पर बड़नौटा गांव है, वहां पर यह हमला किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि आतंकी जो रहे हैं वो 2 या 3 से ज्यादा रह हो सकते हैं। भारी हथियारों के साथ आए थे, और जवाबी कार्रवाई के लिए जब तक जवान तैयार हुए, आतंकी पास के जंगल में भाग खड़े हुए और ढूंढने के लिए देर रात तक ऑपरेशन चलाया गया है। मैं जिक्र करना चाहूंगा यहाँ मनीष की बीते 1 महीने में कठुआ जिले में दूसरा आतंकी हमला। इससे पहले 12 और 13 जून को कठुआ में हुए 2 आतंकी हमले हुए थे, इसमें 2 आतंकी मारे गए थे। एक बात जरूर कही जा रही है कि इस तरह से जो वारदातें वहाँ बढ़ रही हैं, उसको लेकर के जहाँ चिंतन की आवश्यकता है और चिंता की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में या उसके आसपास के इलाके में जो सूचना तंत्र है, यह सूचना तंत्र की खामी है या सूचना तंत्र कमजोर हो गया है, जिस कारण से यह तमाम वारदातें हो रही हैं। और सैनिकों तक बराबर सही समय पर सूचनाएं पहुंच नहीं पा रही, तो उसको लेकर के भी तमाम चिंता की बातें कही जा रही हैं। एक आखिरी खबर का जिक्र करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में, जहाँ बालाघाट का जो एक नक्सली था सोहन, जिस पर 14 लाख रुपए का इनाम था, उसे मार गिराया गया है। बालाघाट के कोठिया टोला जंगल में ये जो हाफ फोर्स ने 14 लाख के इनामी हार्डकोर नक्सली सोहन, जिसको कास भी कहा जाता था, आईटू भी उसका नाम था, उसे मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। जी मनीष। बिल्कुल ठीक है सर, और इसी के साथ हमारे स्थानीय संपादक राजू सक्सेना जी हमारे साथ में जुड़े हैं, जो मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमको बताएंगे, दर्शकों को बताएंगे कि आज वो कौन सी बड़ी खबर रही है जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी, चर्चा का हिस्सा रही है हर खास फॉर्म के बीच में। राजेश जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की यहाँ बात है कि मध्य प्रदेश की वो बड़ी खबरें कौन सी है जो हर एक व्यक्ति के ज़ुबान पर है, उनके जहन पर है, और स्थानीय जो अखबार है उनमें खास हेडलाइंस बनी है। बिल्कुल मनीष, अगर समाचार पत्रों की बात करें और उस खबर की हम बात करें जिसकी चर्चा सभी समाचार पत्रों में है, उसमें अमरवाड़ा का जो उपचुनाव है, जहां पर कल जो चुनाव प्रचार शाम 5 बजे थम गया है। अब तैयारी चुनाव को लेकर है और आज जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो रही हैं। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट जहां पर उपचुनाव हो रहा है, दोनों के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों के लिए अहम है। वैसे देखा जाए, मैंने लगातार जिसका जिक्र हम करते हैं, वैसे देखा जाए तो एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है, उसमें सरकार की या भारतीय जनता पार्टी की सेहत में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना कांग्रेस की। लेकिन इसको अगर दूसरे नजरिए से देखें
तो भारतीय जनता पार्टी जो अगर हम छिंदवाड़ा की जब बात करते हैं तो छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ माना जाता रहा है। माना जाता रहा है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार जिस तरह से लोकसभा का चुनाव वहां पर कमलनाथ या कल कमलनाथ का जो परिवार वहां से जीतता आया, लेकिन इस बार 2024 में उस किले पर भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगा दी है और वहां से फतह हासिल की है। अमरवाड़ा की हम बात करें या फिर इससे पहले 2023 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, 7 विधानसभा की सीटें छिंदवाड़ा में है, 7 में से 7 सीटें कांग्रेस ने वहां पर जीती थी। लेकिन बाद में कमलेश शाह जिस तरह से कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उसी के बाद इस सीट पर ये उपचुनाव हो रहा है। अमरवाड़ा में त्रिकोणीय मुकाबला है मनीष। भारतीय जनता पार्टी से कमलेश शाह उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस ने आंचल कुंड जो दादा धुनी वाले दरबार है उनके परिवार के धीरज शाह को अपना उम्मीदवार बनाया है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने देवराविन भलावी को अपना उम्मीदवार बनाया है। अगर देखा जाए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की भूमिका अगर हम इस अमरवाड़ा सीट पर देखें 2003 में जिस तरह से मनमोहन सिंह भट्टी वहां से विधायक चुने गए थे, लेकिन उसके बाद जितने भी चुनाव हुए चाहे वो 2008 का चुनाव हो या 13 का हो या 18 का हो या 23 का हो, अहम भूमिका रही है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, यानी कि कभी दूसरे नंबर पर कभी तीसरे नंबर पर। ऐसे में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की भी अहम भूमिका इस चुनाव में है और यही कारण है कि हम मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय मान रहे हैं। दोनों ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी। हमने देखा कि कल जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अमरवाड़ा पहुंचे थे, उन्होंने वहां पर रोड शो किया, उन्होंने वहां पर चुनावी सभा को संबोधित किया। और इस बार अगर छिंदवाड़ा को देखें, छिंदवाड़ा यानी कि कमलनाथ कभी हुआ करता था, लेकिन इस बार कमलनाथ के साथ पूरी कांग्रेस वहां पर जुटी हुई है। जीतू पटवारी लगातार वहां पर डेरा डाले हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जब अमरवाड़ा का जो उपचुनाव है या जिसको हम लगातार कह रहे हैं कि अमरवाड़ा का जो उपचुनाव है अखाड़ा बना हुआ है, निश्चित तौर पर दोनों के लिए काफी अहम है क्योंकि कमलेश शाह राजघराने से आते हैं, हर्रई राजघराने से कमलेश शाह आते हैं। उनका भी एक अच्छा खासा दबदबा अमरवाड़ा विधानसभा में है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात है जिस तरह से जो मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस ने खेला है धीरन शाह को उम्मीदवार बना के, क्योंकि धीरन शाह उस परिवार से आते हैं, आंचल कुंड दादा धुनी वाले दरबार से वो आते हैं जिसकी आस्था वहां के आदिवासियों से जुड़ी हुई है। तो यही कारण है कि मुकाबला निश्चित तौर पर यहाँ पर मनीष दिलचस्प है और ताकत कांग्रेस ने भी झोंकी है और भारतीय जनता पार्टी ने भी झोंकी है। दूसरी खबर जिसका जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूंगा, दूसरी बड़ी खबर फैजान को लेकर है। जिस तरह से आतंकी फैजान को 4 जुलाई को एटीएस ने गिरफ्तार किया था, अभी तक फैजान एटीएस की रिमांड पर था, लगातार पूछताछ की जा रही है और कई खुलासे फैजान ने किए हैं। सबसे बड़ा खुलासा इसी बात को लेकर है कि जिस तरह से जो सुरक्षा बलों के जवान थे, अधिकारी थे, उसके निशाने पर थे। निशाने पर इसलिए थे कि 2016 में जिस तरह से जेल ब्रेक हुआ था और सिमी के जो 8 आतंकी हैं जेल ब्रेक करके भागे थे, इस दौरान 4 घंटे के भीतर ही पुलिस ने उन्हें मार गिराया था और उसका बदला फैजान लेना चाह रहा था और इसीलिए सुरक्षा बलों के जवान और अधिकारी उसके निशाने पर थे। इसके अलावा उसकी जो गतिविधियां थी न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर फैली हुई थी। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से जो आतंकी है रकीब जेल में बंद है, उससे भी उन्होंने मुलाकात की थी। लगातार अलग अलग जो गतिविधियां हैं उसमें फैजान संलग्न था और जब आज एटीएस की रिमांड पूरी हो रही है तो आज एटीएस कोशिश करेगी उससे, और चूंकि उसको जानकारी हासिल करना है कि उसकी जो रिमांड अवधि है उसको बढ़ाया जाए, तो आज एटीएस रिमांड अवधि बढ़ाने को लेकर आज मांग कर सकती है। दूसरी तरफ ओम बिरला जो कि लोकसभा अध्यक्ष है, आज मध्य प्रदेश आ रहे हैं, इंदौर आ रहे हैं। एक पौधा माँ के नाम जिस तरह से अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है, प्रदेश सरकार 5.5 करोड़ पौधे रोपित करने जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हो चुकी है और आज ओम बिरला इंदौर पहुंचेंगे। वहां पर जो विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, उनके साथ एक पौधा माँ के नाम अभियान में वो शामिल होंगे और वहां पर पौधा लगाएंगे। इसके अलावा एक अहम खबर और है, जिस तरह से कल हमने देखा कि रामनिवास रावत को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है।
विजयपुर से वो विधायक हैं और उन्होंने भी अपना इस्तीफा अब दे दिया है। इसके पहले बुधनी सीट जो बुधनी विधानसभा थी उससे शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री बने, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। तो अब 2 सीटें मध्य प्रदेश में खाली हो चुकी हैं जिसको लेकर जो चुनाव आयोग है, अब वहाँ पर चुनाव कराने को लेकर आगे बढ़ेगा। हालाँकि 6 महीने के भीतर यहाँ पर चुनाव संपन्न होगा। अभी निर्मला सप्रे को अपना इस्तीफा देना है जो कि बीना से कांग्रेस की विधायक रहीं और उन्होंने कहीं न कहीं कांग्रेस का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। वो भी माना जा रहा है कि 1-2 दिन में वो भी अपना इस्तीफा सौंप देगी। तो इन 3 जो सीटें रिक्त सीटें हुई हैं मध्य प्रदेश में एक और होगी, तो उसमें जो चुनाव आयोग है चुनाव संपन्न कराने के लिए आगे बढ़ेगा। जी। जी बिल्कुल ठीक है। और उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ में ज्ञानेश वर्मा जी जुड़े हैं जो लखनऊ ब्यूरो हैं। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबर कौन सी है, दर्शकों को बताइए, जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी है, लोगों के बीच में चर्चा का विषय रही है। मनीष जी, मैं बताना चाहूँगा उत्तर प्रदेश से कि योगी आदित्यनाथ ने अभी जल्दी में आईएसओ के ट्रांसफर किए थे। जो आईएएस अधिकारी अनिल सिंह को लखीमपुर से महाराजगंज ट्रांसफर किया गया था, जहां उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की और जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ ने उनको फिलहाल वेटिंग में डाल दिया है। और इसके अलावा कई अन्य आईएएस अधिकारियों को भी इधर से उधर ट्रांसफर किया गया है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी बहुत बड़े पर पैमाने आईएएस अधिकारी जो अफसर हैं उनको इधर से उधर किया जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव की संभावना है। और आईएएस के अलावा अगर हम बात करें तो पीसीएस अफसरों का भी तबादला जो है वो किया जाएगा। आपको बताऊं कि ये 3 ऐसे अफसर हैं जो आईएएस अनुराग जैन है, उनको स्टूडियो अंबेडकर नगर को महाराजगंज का नया स्टूडियो बनाया गया था। और आईएएस अनिल कुमार सिंह को स्टूडियो लखीमपुर खीरी थे और इनका तबादला जो है महाराजगंज किया गया था, लेकिन इन्होंने महाराजगंज में जाकर ज्वाइनिंग नहीं की है। और उसके बाद में हम बताएंगे आपको कि फिर आईएएस अनिल सिंह को वेटिंग में डाल दिया है और आईएएस प्रौढ़ता ऐश्वर्या उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को स्टूडियो अंबेडकर नगर बनाया गया था। बता दें कि बीते दिनों योगी सरकार ने बड़े पैमाने पर आईएएस और पीसीएस अफसरों को ट्रांसफर किया था। तब माना जा रहा था कि आने वाले समय में कई अन्य अफसरों के ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन योगी सरकार की ओर से जल्द जेल से लेकर शिक्षा विभाग तक के बड़े पैमानों पर ट्रांसफर किए गए थे। और इसके अलावा चिकित्सा विभाग में भी योगी सरकार की ओर से कई फेरबदल किए गए थे। वहीं मनीष जी, मैं लोकसभा में बीएसपी की हार के बाद यूपी उपचुनाव की खबर पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि उपचुनाव से पहले संगठन पर जो है स्तर पर बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है और बीते दिनों कुछ बैठकों के बाद अब फैसलों पर अमल करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई। सूत्रों की माने तो 2024 के चुनावों से सबक लेकर बीएसपी अब दलितों और पिछड़ों को जोड़ने के साथ ही उन्हें प्राथमिकता देने में लगी हुई है। दलितों और पिछड़ों के जोड़ने के लिए कमेटी के गठन में ब्राह्मणों और मुसलमानों को लगभग दूर रखा जाएगा। हालांकि इसका संकेत मायावती ने बीते लोकसभा चुनाव में हार के बाद ही दे दिया था। तब उन्होंने कहा था कि बीएसपी का खास अंग मुस्लिम समाज जो पिछले कई चुनावों में इस बार भी लोकसभा आम चुनाव से उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पा रहा है। तब उन्होंने कहा था कि अब ऐसी स्थिति में आगे इनको काफी सोच समझ के चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा, ताकि आगे पार्टी को भविष्य में इस तरह की भयंकर नुकसान ना हो। लेकिन अब बीएसपी उस पर अमल करती हुई नजर आ रही है और इसके लिए पार्टी ने तैयारी भी कर ली है। वहीं मैं मनीष जी एक खबर पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री ने एक आदेश जारी किया है, क्योंकि लगातार जो अफसर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उनसे आम जनता नहीं मिल पाती है, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी के सभी जिला मुख्यालयों में डीएम और एसपी और एसएसपी जैसे अधिकारियों से मिलने के लिए अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सुविधा की शुरुआत होगी। इससे आम आदमी मुकदमेबाजी और आपसी विवादों में अफसरों से मिलने का समय पहले ही मिल जाएगा, जिससे एक आम आदमी को बैठकर लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और यह नई व्यवस्था यूपी के सभी जिले के डीएम, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एसडीएम, कमिश्नर सहित बड़े विभागों में लागू होगा। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ई स्मार्ट योजना पूरे राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में भी लागू होने वाला है। गाजियाबाद में इस व्यवस्था को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है और जिला मुख्यालय में अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए जल्द ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सुविधा शुरू होने वाली है। खास बात यह है, इससे लोगों को अधिकारियों के सामने समस्या रखने में तो कोई सुविधा नहीं हो। अधिकारी
को भी लोगों की समस्याओं के बारे में जानने से कोई असुविधा नहीं होगी। हुँ, क्योंकि जब वो पीड़ित उनके साथ मिलने आएगा तो सीधे अधिकारियों को वो जो है वो सिस्टम पर चेक कर लेंगे कि बिल्कुल, इसकी समस्या क्या है और ठीक उसको है। जो निदान मिल जाएगा। आपको बता दूँ कि इससे अधिकारियों का भी समय बचेगा और मिलने वालों को लंबा समय का इंतज़ार नहीं बैठना पड़ेगा। आप बता दूँ कि यूपी के हर जिले में लागू होने वाली जो नई व्यवस्था है, या नई व्यवस्था सीधे कंप्यूटर पर दिखेगी हुँ, और यह नई व्यवस्था यूपी के सभी जिला मुख्यालयों में ई स्मार्ट योजना के तहत शुरू की जा रही है। बिल्कुल ठीक है इसके ज्ञानेश जी। लिए राज्य के जी। सभी जिला मुख्यालयों को पेपरलेस करने की कवायद की जा रही है। जी, बिल्कुल ठीक है ज्ञानेश जी और इसी के साथ उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ में हरिद्वार ब्यूरो अर्चना ढींगरा जी जुड़ी हुई है जो बताएंगी उत्तराखंड की बड़ी खबर। अर्चना जी, उत्तराखंड की बड़ी खबरें कौन सी रही है जो अखबार में खास हेडलाइंस बनी हैं और क्यों बनी हैं? जी, इस समय मनीष जी मैं आपको बताना चाहूँगी सबसे बड़ी खबर कि जो अखबार में सुर्खियों में है, इस समय कुमायूँ मंडल जो है, कुमायूँ मंडल में वर्षा ने तबाही मचा दी है। हुँ, जो हेडलाइन बन रखी है आज के समाचार पत्रों की कि 2 युवकों को डूबने से और एक बच्चे के समेत 3 व्यक्ति गायब हो चुके हैं। यहीं पर देखा जाए तो मलबा जितना है सड़कों पर आ गया है, जो कि आने-जाने के 122 मार्ग बंद कर दिए गए हैं। हुँ, लोगों को राष्ट्रीय, कुछ अंतर्राष्ट्रीय और कुछ जिला स्तर पे जितने भी जगह हैं वो सब बंद कर दिए गए हैं। आने-जाने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में तक पानी आ रखा है। कल की अचानक तेज वर्षा से कल के अचानक तेज वर्षा से जो कि वहाँ के राज्य के डीएम ने स्कूलों को बंद कर रखा है। आपको बता दें कि मैदानी इलाके में पानी नीचे की तरफ आता है। जब पहाड़ों पर बारिश होती है, हुँ, तो नीचे की तरफ आता है। तो जितने भी सिल्ट होते हैं, वो नीचे की तरफ नदियों में आ रहे हैं, जहाँ बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। हुँ, जी, मनीष जी। आगे आपको बताना चाहूँगी कि भाजपा और कांग्रेस इस समय उपचुनाव का दौर चल रहा है। हुँ, कल मतदान का दिन है। आपको बता दें कि वहाँ पे केदारनाथ पर और यहाँ मंगलौर हरिद्वार के मंगलौर क्षेत्र में हुँ, कल मतदान है। वहीं पर भाजपा अपने जो कि कांग्रेस का कहना है कि भाजपा अपने धन बल से का इस्तेमाल कर रही है। कहीं न कहीं सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है। बता दें कि हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं हमारे, उन्होंने भाजपा के ऊपर आरोप लगाया है कि बाहर से लोगों को बुलाकर यहाँ की जनता को डराया जा रहा है, जो आतंकित किया जा रहा है। तो जिसमें उन्होंने कहा हरीश रावत जी ने कहा लोगों से अपील की हुँ, कि निडर होकर आप लोग मतदान केंद्र तक जाइए और भारी मतों में मतदान कीजिए। वहीं आपको बताना चाहूँगी कि मंगलोर का बेटा बनकर रहूँगा, ऐसे भावनाओं के साथ करतार सिंह भडाना खुद ग्रामीणों में लोगों के घर-घर जाकर अपना प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब मैं यहाँ पर बनता हूँ, मेरी जीत होती है, तो मैं यहाँ मंगलौर में विकास कार्य करूँगा। जैसा कि उन्होंने बताया, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस इनको निशाना साधते हुए कह रही है कि भाजपा ने कहीं न कहीं गलती की है बाहर का व्यक्ति को यहाँ टिकट देकर। और यही नहीं, जनता का भी यही कहना है कि बाहर के व्यक्ति को हम अपना उम्मीदवार नहीं मानते। बिल्कुल। जी, और आगे बताना चाहूँगी मनीष जी आपको कि यहाँ कांवड़ मेला बहुत ज़ोर-शोर से चलता है। 22 तारीख से कांवड़ मेला कांवड़ियों का अम, अ, अधिक से अधिक संख्याओं में आने की संभावना बनी रहती है कि 22 तारीख से लोग जहाँ से तहाँ यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश यहाँ तक कि बॉम्बे से भी लोग यहाँ पे कांवड़ भरने आते जी, हैं बिल्कुल। और फिर वहीं से कांवड़ भरकर गंगा जल लेकर अपने-अपने शिवालय तक जाते हैं। देखा जाए ठीक तो है। सोमवार के दिन एसपी प्रवीण डोभाल जी और हमारे यहाँ क्षेत्र अधिकारी जो है डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल जी, इन दोनों ने कल कांवड़ पटरियों का भी निरीक्षण किया, जहाँ-जहाँ उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए कि कांवड़ियों को किसी तरह से परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन देखा जाए कहीं न कहीं सड़कें इतनी ज़्यादा उखड़ चुकी हैं कि कांवड़ियों को बहुत ज़्यादा इस बार
मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक है अर्चना जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, क्योंकि समय हो चला है और इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। तो बता दें कि प्रेस वार्ता के आज के खास कार्यक्रम में हमने अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी प्रकाश डाला, जो हर खास आम के बीच में चर्चा का विषय रही। राष्ट्रीय खबरों भी हमने आपको बताई, इसके अलावा प्रदेश की खबरें भी बताई। हर वो बड़ी खबर बताई हमने आपको जो हर एक व्यक्ति की जुबान पर रही, अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी। कल फिर इसी समय होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।